हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नई टॉपिक की। MH01 का एक टॉपिक है असीरियाई सभ्यता, असीरियाई सिविलाइजेशन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका जो सैन्य संगठन था, उस सभ्यता के विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था, आधार था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है, इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मेरा नाम है मोहित लिम्बा और अपने आप रिव्यू दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसे लगे। सो चलिए शुरू करते हैं। जो असीरियाई थी, असीरियाई लोगों ने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। एक बड़ा सा एम्पायर, एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसने कई सेंचुरीज तक वेस्टर्न एशिया पर अपना अधिकार, अपना आधिपत्य, अपना वर्चस्व को बनाए रखा। ये जो थे असीरियाई लोग थे, वो एक जो कहते हैं ना जाति होती है, जाति में वो चेन चलती रहती है, ब्रांचेस होती रहती है। तो ये जो एक सेमेटिक जाति थी, उसी की ये क्या थे, एक पार्ट था, उसकी ब्रांच थी, इसलिए इन्हें सेमेटिक कहा जाता है। सेमेटिक जाति थी तो इन्हें सेमेटिक भी कहते हैं। लेकिन इनके जो पॉलिटिकल है या फिर इनके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उसमें क्या है कि असुर नाम का एक शहर है। असुर एक शहर था जिसका बहुत ही बड़ा योगदान था, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था असीरियाई लोगों के विकास में कह लीजिए, या फिर उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट कह लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ के लोगों को असीरियाई कहने लगा। असुर से निकला असीरियाई। असुर जो शहर था वो सेमेटिक लोगों के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था, जिसका इनके विकास क्रम में, असीरियाई लोगों के विकास क्रम में असुर शहर ने बहुत बड़ा योगदान निभाया। इसलिए इसे असीरियाई, यहाँ के लोगों को असीरियाई कहने लगे। और जो लोग थे वो थे थोड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, खाना बदोश टाइप के। एक जगह से एक जगह रहते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते रहते थे। जब वो एक जगह से दूसरी जगह ऑब्वियसली विस्थापित होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो वो अपने साथ नॉलेज का, ट्रेडिशन का, वैल्यूज़ का, नॉर्म्स का, कल्चर का, लिटरेचर का, लाइफस्टाइल का, इकोनॉमी के डायमेंशंस का, रिलीजन का क्या करते थे, एक्सपेंशन करते थे। एक जगह से दूसरी जगह ये सारे वैल्यूज़ को ले जाकर उन्हें बताते थे। ऐसे ही सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही हमने पढ़ा है पहले खाना बदोश के बारे में, उसमें भी हमने अच्छे से पढ़ा है कि कैसे उन्होंने, वो किस टाइप से उन्होंने क्या है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ को या वैल्यूज़, नॉर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह फैलाया। ठीक है, तो यहाँ की जो भूमि थी वो थी बंजर। ठीक है, तो इसीलिए देखो, जब व्यक्ति माइग्रेट करता है, ठीक है, माइग्रेट करने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रीज़न होंगे जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर वहाँ पर ही फर्टाइल लैंड होती, अगर वहाँ फर्टाइल लैंड होती तो ऑब्वियसली जो असीरियाई लोग हैं वहीं रहते, स्थायी जीवन जीते, और वो फर्टाइल लैंड पे अपने एग्रीकल्चर करके, प्रोडक्शन करके, कैसे न कैसे लैंड के माध्यम से अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करते और वहाँ पर रहते, और स्थायित्व का गुण आता उनकी जीवन में। लेकिन वहाँ की भूमि बंजर थी, इसीलिए उन्हें एक जगह रहकर जीवन को जीना मुश्किल लगा। इसलिए वो माइग्रेट करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने लगे, जिससे सभ्यता के विकास में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। असीरियाई सभ्यता को समझने के लिए जो सोर्सेस है हमारे पास, एक तो है बाइबल और यूनानी ग्रंथ, एक है राजकीय लेख जो कि गवर्नमेंट के, जो ओबियसली जो राजा होते हैं वो लिखवाते हैं अपने शान और शौकत में, या वार्षिक सैनिक अभियानों का विवरण उत्तीर्ण कर राजकीय संग्रहालय में रखे जाते थे। अब ये एक राजा है, उसका नाम है टिग्लेथ पिलेसर थर्ड। उसने क्या किया था, असीरियाई साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने क्या किया था, इसका जो असीरियाई सभ्यता का जो पहला सेना नायक था या प्रथम उच्च अधिकारी, यह था तिग्लेथ पिलेसर थर्ड। मतलब जो सिविलाइजेशन है उस ऑब्वियसली, जब कोई भी सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कब होती है, कोई भी एम्पायर बड़ा कब होता है, जब उसमें कोई शासक हो जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, या जिसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, या उसने वैल्यूज़ सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंट अपने से पहले रखा हो, और उसके जो शासन प्रशासन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गली उसने मैनेज कर रखा हो। तो ऐसे ही असीरियाई सभ्यता में एक
जो आप कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक सेनानायक था जो प्रथम सेनानायक था या प्रथम उच्च अधिकारी था, या फिर कह लीजिए जिसने सैन्य तंत्र और प्रशासन तंत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और मिलिट्री सिस्टम को स्ट्रांगली मैनेज किया था। उसका नाम था तिग्लेथ पिलेसर थर्ड। इसके टाइम पीरियड में इसके अलावा एक और भी क्या था कि इम्पोर्टेंट ऑफिसर था जिसका नाम था रेब शाकी नगर अकाली अबुर्क्यो और शकनू। ठीक है, नगर अकाली कहते थे राजप्रसाद का अधीक्षक। इनके खर्च की आपूर्ति, जो इनका खर्चा होता था वो स्टेट द्वारा जो लैंड प्राप्त होता था उसी से की जाती थी। ऑब्वियसली जो ऑफिसर है उनको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे ना, वेतन देना पड़ेगा, तो कैसे सैलरी दी जाती थी, उन्हें देते थे एक पर्टिकुलर लैंड। कहते अब लैंड से आप क्या करो, जनरेट करो। एक तरीके से एकता वाली जो व्यवस्था हमें प्रतीत होती है, आप मान लीजिए जागीरदारी वाली व्यवस्था हमें मालूम होती है कि या सामंतवाद में भी अब लैंड दे देते थे और लैंड से क्या करते थे, वो रेवेन्यू जनरेट करते थे। उसी तरीके का हमें एक सिस्टम दिख रहा है यहाँ पर कि लैंड दे देते थे ऑफिसर्स को और उन्हें कहते थे कि अब जो आपके खर्च है उसके आपको क्या करना है, आपूर्ति है इस लैंड से, स्टेट ने जो लैंड दी है उससे आप कर सकते हैं। तिग्लेथ पिलेसर थर्ड का प्रमुख उद्देश्य था असीरियाई राज्य के ढांचे को सेंट्रलाइज्ड करना और राजा के अधिकार को मजबूत करना। जैसे कि आप सबको पता है, दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था बलबन, जिसका सबसे बड़ा अपने जीवन का जो मोटो था, जो उसका लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि सुल्तान को सबसे पहले रखना, लोगों के मन में एक सुल्तान की ऐसी तस्वीर बना देना जिससे देवता से भी पहले, अगर देवता की परछाई कहता था सुल्तान को, भगवान की या अल्लाह की परछाई कहता था, सुल्तान अल्लाह की परछाई है इस पूरे धरती पर, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि हमें अगर सेंट्रलाइज सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था, केंद्रीकृत ढांचे का विकास करना है, मजबूत सैन्य शासन को स्थापित करना है, तो पहले राजा को इम्पोर्टेंट होना पड़ेगा, राजा को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो इन्होंने ऐसी ही पॉलिसीज़, ऐसे ही स्टेप्स अपनाए जिससे राजा के अधिकार को महत्वपूर्ण माने जाने लगा, राजा के अधिकार को मजबूत किया इन्होंने। देखो, जब मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, जब मैंने बताया आपको कि किसी भी साम्राज्य को इम्पोर्टेंट बनना है, मजबूत बनना है, तो उसमें राजा जो है स्ट्रॉन्ग राजा होना चाहिए। जब तक राजा ही मजबूत नहीं होगा, जब तक राजा ही क्या होगा, वीक होगा, तो देखो वीक राजा कैसा एम्पायर बनाएगा, वीक से एम्पायर बनाएगा। जब लड़ाई होगी तो भाग जाएगा, डर जाएगा, या फिर लड़ाई में मारा जाएगा। लेकिन जब एक शक्तिशाली राजा होगा, जब एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना होगी, जब एक मजबूत सेना का संगठन कर लिया जाएगा, तब कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, तो राजा उसका क्या करता है, डट कर सामना करता है और सामने वाले युद्ध में सामने वाले राजा को हराता है, परास्त करता है और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है और अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो जो सेना है, इसकी सुप्रशिक्षित ट्रेंड आर्मी कह लीजिए, सुप्रशिक्षित सेना का गठन तिग्लेथ पिलेसर थर्ड ने किया था। ये इसकी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और इसने क्या किया था, सैन्य संगठन को दो प्रकार से बांट दिया था, एक तो जो था केंद्रीय वाला और एक था प्रांतीय वाला। अब देखो, जब युद्ध लड़ता था, जब ये जीतता था कोई प्रदेश को, कुछ क्षेत्र को, तो उसने क्या किया, उसको प्रशासनिक प्रांतों में विभाजित कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस में इसे डिवाइड कर दिया। अब जो प्रांत है, प्रांत में क्या था, प्रांतपति की नियुक्ति की जाती थी। जो प्रांतों में जो थे प्रांतपति होते थे, राज्यपाल होते थे। तो प्रांतों में जो राज्यपाल होते थे वो, उनके पास अपने पास क्या आते थे, राज्यपाल को बहुत सारी पावर्स दी जाती थी। अब वो फाइनेंशियल मैटर को या जुडिशियल मैटर्स को या फिर जो मिलिट्री से रिलेटेड राइट्स होते थे वो उन्हें प्राप्त होते थे। वो अपने हिसाब से ये सब को मैनेज कर सकते थे। तो उनके पास कुछ राइट्स थे, जैसे कर वसूलना। अब जो टैक्स, अब प्रांतों में अगर टैक्स वसूलना है, अब देखो एक बहुत ही बड़ा एम्पायर है, मान लीजिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर में, या पूरा मान लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर पूरा नॉर्थ पार्ट, फिर साउथ में और वेस्ट तक फैला हुआ है, एक बहुत ही बड़ा एम्पायर है, 10,000 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं वो राजा जो नॉर्थ में अपने जहाँ पर उसका राजधानी है वहाँ बैठा है और वो बिल्कुल साउथ में जाके टैक्स को वसूल रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब आपको केंद्रीकृत राज्य की स्थापना करनी होती है, जब आपको स्ट्रॉन्ग कंट्री की, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन की, मिलिट्री की और राज्य की स्थापना करनी पड़ती है, तब उसे जो राइट्स है, कुछ राइट्स को डिवाइड करना पड़ता है।
उसको अपने अधीन कुछ ऑफिसर को नियुक्त करना पड़ता है जो कि ट्रस्टवर्दी हो और वो क्या करे, राज्य का प्रशासन का संचालन करे। ऐसे ही प्रांतों को बांट दिया था, बहुत सारे प्रांत मतलब इकाइयों में प्रांतपति को नियुक्त किया था, उनको कुछ राइट्स दिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल से रिलेटेड जुडिशियल राइट्स दिए थे। कहते कि अब आप यहाँ पर राज कर रहे हो तो आप यहाँ से टैक्स वसूलोगे। तो जो प्रांतपति वगैरह होते थे, राज्यपाल होते थे, उनके पास अधिकार होता था टैक्स को वसूलने का। केंद्र को देखो, अब जो टैक्स वसूलेगा तो उसमें से कुछ हिस्सा तो ऑब्वियसली सेंटर का भी होगा ना, तो वो सेंटर को लगातार नजराना भेजते रहते थे और उनका प्रमुख कर्तव्य और जिम्मेदारी थी। तिग्लैत-पिलेसर III ने महसूस किया कि विशाल साम्राज्य को बढ़ाने और नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी और पेशेवर सेना जरूरी थी। अब देखो, अगर आपको एम्पायर बढ़ाना है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। जब आपको युद्ध करना है तो युद्ध को जीतना भी पड़ेगा। अगर युद्ध हार गए तो मारे जाओगे, एम्पायर का एक्सपेंशन छोड़ो, जो बच्चा कुछ एम्पायर था वो भी आपका चला जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मिलिट्री, जब स्ट्रॉन्ग पावरफुल मिलिट्री को इस बात को जब समझा राजा ने, तो उसने क्या किया, सैनिकों की टुकड़ियों को अलग अलग इकाइयों में बांट दिया। ठीक है, जिसमें 3 प्रकार की श्रेणियां थी। एक होते थे जिसमें पैदल सेना होते थे, एक जो आर्मी का पार्ट था उसमें थे जो पैदल सेना। दूसरा था अश्वरोही, पैदल सेना को पदाति कहते थे। अश्वरोही थे जो घुड़सवार सेना थी। और जो तीसरा था रथारोही, जिसे रथ सेना कहते थे। असीरियाई साम्राज्य विस्तार के कारण क्या थे? देखो, अब असीरियाई साम्राज्य बढ़ा, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ। क्या रीज़न थे उसके एक्सपेंशन होने के? ऑब्वियसली जब आम जो थे, आम पावर थी, उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, वो उच्च कोटि के थे। डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, अनुशासित सेना थी, पंक्तिबद्ध सेना थी और उनके जो आइडल्स थे वो हाई थे, उच्च आदर्श थे। प्रत्येक नागरिकों को अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होना पड़ता था। सेना में श्रमिकों के समूह को भर्ती किया जाता था जिसका काम था साम्राज्य के लिए सुरक्षा प्रदान करना। देखो, अब एक कोई भी एम्पायर है, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे। अब उनके लिए मैंडेटरी कर दिया था कि आपको क्या करना है, आपको सेना में भर्ती होना पड़ेगा। और सेना में श्रमिकों के समूह को भी भर्ती करते थे। कहते कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिक्योरिटी प्रदान करनी है। इतनी बड़ी और स्थायी सेना के भरण पोषण और रख रखाव के लिए रिसोर्सेज की भी, देखो बड़ी आर्मी होगी तो उसका जो मैनेज करना, मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट हाई होगी। तो जब इतनी बड़ी सेना हो गई थी, एक स्थायी सेना हो गई थी, तो उसको भरण पोषण के लिए, खाने पीने के लिए, रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए थे। इसीलिए दूसरे क्षेत्रों पर हमें उनको अटैक करना भी ज़रूरी था कि भाई जब तक हम अटैक नहीं करेंगे तो हमें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। जब तक हमें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो हम खाएंगे पिएंगे क्या, हमारा मेंटेनेंस कैसे होगा? तो राजा क्या करते थे, अटैक करते रहते थे। इनकी सेना आक्रामक प्रवृत्ति की थी। देखो, 2 तरीके की सेना होती है, एक तो होती है अटैकिंग और एक होती है डिफेंसिव। अटैकिंग होती है जो सामने से युद्ध करती है और वो पीछे हटना नहीं जानती, वो सिर्फ आगे बढ़ना जानती है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टाइप की होती है और सामने वाले सेशन राज्य पे अटैक करती है और जीतती जाती है। और दूसरी टाइप की होती है डिफेंसिव, जो कि थोड़ी सी आप मान लीजिए कि पीछे हटते, 2 कदम पीछे लेना ज़्यादा बेहतर समझती है। अगर थोड़ा भी उन्हें लगे कि हम हार रहे हैं तो वो पीछे कदम हटा लेती है, भाग जाती है, मैदान को छोड़ देती है। और वो लोग थोड़े से डरपोक प्रवृत्ति के, वो जो ब्रांच है थोड़ी डरपोक प्रवृत्ति की मानी जाती है। तो जो असीरियाई सेना थी वो थी आक्रामक प्रवृत्ति की। इसकी सेना में प्रतिरक्षात्मक युद्धों की अपेक्षा आक्रमणात्मक युद्धों में अधिक दक्ष थे। मतलब जो डिफेंसिव वाले थे, वो क्या, डिफेंस हम नहीं जानते, हमारा डिफेंस ही हमारा अटैक है, हमारा अटैक ही हमारा डिफेंस एक्चुअली, ये मानते थे। 70 का नायक 50 का नायक नाम के अधिकारी का उल्लेख हमें मिला है जो प्रधान नायक के अंतर्गत काम करते थे। इनकी सेना दुर्ग भेदने की कला से भी परिचित थी। कुछ ऑफिसर्स के नाम मिले हैं जिनका नाम है 70 का नायक या 50 का नायक। नाम से पता लग रहा है कि कुछ 70 लोगों की या शायद हो कि आर्मी हो जिसके ऊपर एक व्यक्ति हो जो कि उसका क्या हो, मैनेज करता हो। 50 का नायक है, ये अधिकारियों के नाम हैं जो प्रधान नायक के अंतर्गत, जो प्रधान नायक ऑब्वियसली जो मेन जो नायक था जो इनको मैनेज करता था वो प्रधान नायक के अंतर्गत काम करते थे। इनकी सेना दुर्ग भेदने की कला से भी परिचित है। मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि अगर दुर्ग को भी ढहाना हो, दुर्ग को भी भेदना हो तो ये सेना आराम से कर लेती थी। तिग्लैत-पिलेसर ने असीरियाई सेना में जो सुधार किया उसमें उन्हें हमेशा सक्रिय रखने की भावना छिपी थी।
उनका भरण पोषण लूट के माल से ही होता था। ऑब्वियसली जब बहुत बड़ी आर्मी रखोगे तो उसे मेंटेनेंस करना थोड़ा सा आपको पता है मुश्किल होता है। अब कि जहाँ पर 20,000 50,000 या 5 लाख की सेना है, 5 लाख के लोगों को खाने के लिए एक छोटी सी राज्य या फिर एक बड़ा साम्राज्य, उससे भी थोड़ी दिक्कत होगी। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमेशा लिमिटेड होते हैं। जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आपको रिसोर्सेज के ऊपर जब डिपेंडेंसी बढ़ रही है आर्मी की, एक स्ट्रॉन्ग आपने पावरफुल क्या कर लिया है, मिलिट्री का ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो उनको तो रिसोर्सेज चाहिए ना, उनको खाने पीने के लिए चाहिए, उनको मेंटेनेंस चाहिए। तो इसके लिए युद्ध करना उनकी ज़रूरत बन गई थी। इसलिए जब उनका भरण पोषण लूट के माल से होता था। इसके अलावा रथों और घुड़सवार सेना पर ज़्यादा बल दिए जाने के कारण घोड़े की लगातार और नियमित आपूर्ति भी जरूरी थी। अब देखो, अब पावर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आगे, जैसे जैसे वो और पावरफुल हो रहे हैं, तो उन्हें और घुड़सवार सैनिकों की भर्ती उन्होंने लगा कि ज़रूरी है, जिससे हमारा जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहे। हमें रथ सवार सैनिकों की ज़रूरत है। इसलिए जो घोड़े हैं उसकी सप्लाई डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है, तो इसके लिए सप्लाई भी ज़रूरी थी। अब घोड़े खरीदोगे तो उसके लिए आपको करेंसी पैसा भी देना पड़ेगा। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मीडिया पर शासन स्थापित होने के बाद घोड़े के एक प्रमुख सोर्स पर असीरियाओं का अधिकार हो गया। इसी के साथ तिग्लैत पिलेसर III ने एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी, जो असीरियाई सभ्यता के सैन्य संगठन की देन थी। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, असीरियाई सभ्यता। जो थोड़ा सा एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। असीरियाई जो लोग थे वो सेमेटिक जाति के थे, इसलिए उन्हें सेमेटिक लोग भी कहते थे। असुर नाम के शहर से इनका बहुत इंपॉर्टेंट लिंक था, इसलिए इसे असुर नाम के शहर से इनका नाम निकला असीरियाई। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसमें तो हम मिलिट्री के बारे में पढ़ते हैं। जो राजा था बहुत ही पावरफुल था। जो राजा बना तिग्लैत पिलेसर, जो कि पहला सेनापति था, उन्होंने एक बात नोटिस कर ली कि भाई साहब, अगर मेरे को शासन करना है लंबे समय तक तो मुझे चाहिए एक बड़ी आर्मी। ठीक है, मुझे चाहिए कुछ ऑफिसर, मुझे करना पड़ेगा, राजा का जो पद है उसको महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा। जो किंग है उसे पावरफुल एक टर्म, एक पावरफुल स्टेटस की तरह से मुझे इस्टेब्लिश करना होगा। मुझे कुछ ऑफिसर जो ट्रस्ट वर्दी हो, ऐसे ट्रस्ट वर्दी ऑफिसर चाहिए होंगे। मुझे मजबूत सेना, मिलिट्री, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को इस्टेब्लिश करना होगा। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड जो स्टेट है उसकी इस्टेब्लिशमेंट मुझे करनी होगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कर लेंगे। तो पहले मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दो तरीके से करूँगा। एक तो जिस भी क्षेत्र पे मैं अटैक करूँगा वो अगर मैं जीत लूँगा तो उसे अपने प्रांतों में मिलाता रहूँगा। दो तरीके से होंगे, एक तो होगा केंद्रीय और एक होगा प्रांत। सेना का गठन दो तरीके से इन्होंने किया, एक केंद्रीय स्तर पर और एक प्रांतीय स्तर पर। और जो प्रशासनिक प्रांत थे, जो जीते के क्षेत्र थे, इन्होंने प्रशासनिक प्रांतों में डिवाइड कर दिया और इन इकाइयों को या प्रांतों को अपने अधीन, राज्यपाल के अधीन रख लिया। और राज्यपाल को कुछ पावर दे दी कि आप ऐसे करो कि एडमिनिस्ट्रेटिव भी आपके पास पावर है, थोड़ा जुडिशियल पावर है और मिलिट्री पावर भी है। आप अपने प्रांत में, ठीक है, आप मेरे अधीन रहकर आप इन प्रांतों पर शासन करोगे और आपको वित्तीय, प्रशासनिक, न्यायिक और सैनिक अधिकार हम आपको दे रहे हैं। आप टैक्स वसूल सकते हो। अब जो टैक्स वसूलो उसमें से कुछ पार्ट आप अपने पास रखना, बाकी आपको सेंटर को भेजना होगा। तो फिर उसे लगा कि हाँ ठीक है। तिग्लैत पिलेसर ने देखा कि देखो, अब मेरे को एम्पायर को जब इस्टेब्लिश करना है, एक बड़े एम्पायर को करना है, तो मुझे एक बड़ी सी आर्मी रखनी पड़ेगी, बड़ी सी मिलिट्री रखनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे लोगों की ज़रूरत होगी। तो उन्होंने एक ऐसा कस्टम बना दिया कि जो भी मेरा इस साम्राज्य में लोग होंगे उन्हें अनिवार्य रूप से मैंडेटरी है कि उसे आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा। ठीक है, एक स्थायी सेना मेरे को चाहिए, एक स्थायी सेना, पेशेवर सेना, एक ट्रेंड आर्मी मुझे चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने स्टेप्स उठाए। इसमें उन्होंने अपने आर्मी में भर्ती किए। तीन तरीके की उन्होंने श्रेणियाँ, तीन तरीके की उन्होंने मतलब आर्मी को बनाया, जिसमें थे पैदल लोग, या एक थे घोड़े वाले और एक थे रथ वाले। तो पैदल सेना को पदाति कहते थे, घुड़सवारी सेना को अश्वरोही कहते थे और रथ सेना को रथारोही कहते थे। असीरियाई साम्राज्य विस्तार के जो कुछ कारण थे कि उनके पास जो आर्म्स थी वो इम्पोर्टेंट थी। उच्च कोटि के आर्म्स थे, उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र थे, एक डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, पंक्तिबद्ध आर्मी थी और उनके जो वैल्यूज़ थे वो हाई थे, उच्च आदर्श थे। और ये मैंने आपको बता दिया कि सेना, प्रत्येक नागरिक को सेना में भर्ती होना ज़रूरी था। और जो सेना में श्रमिकों के समूह को भर्ती किया जाता था, उनका मेन काम था कि सुरक्षा को प्रदान करना। अब जो बड़ी सेना है उसके मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट भी हाई होगी। अब वो मेंटेनेंस के कॉस्ट हाई होगी तो उसके लिए रिसोर्सेज के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी भी ज़्यादा हो रही है। खाने पीने के लिए भी
उन्हें ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो दूसरे क्षेत्रों पर अटैक करते रहते थे और वहाँ के संसाधनों को लूटते थे और भरण पोषण करने में इनके काम आते थे। जो आर्मी थी अटैकिंग टाइप की थी, आक्रामक प्रवृत्ति की इनकी आर्मी थी और आक्रामक युद्धों में ये अधिक दक्ष थे। 70 का नायक और 50 का नायक नाम के हमें अधिकारी का उल्लेख मिला है, जो प्रधान नायक के अंतर्गत काम करता था। इसकी सेना के भेदने की कला भी, ये मतलब दुर्ग, ये जो सेना थी वो दुर्ग को भेदने की कला से भी परिचित थे। और ये अक्सर युद्ध करते रहते थे, युद्धों में व्यस्त रहते थे और युद्ध करके दूसरी आर्मी को हरा कर उसको प्रांतों को अपने अधीन लेके आते थे और उसके वहाँ के संसाधनों को लूटते थे। ठीक है। और जैसे जैसे आर्मी जीतते रहे, जैसे जैसे एम्पायर बड़ा होता रहा, तो उन्हें रथरोही और अश्वरोही की आर्मी बढ़ाने का विचार आया, या फिर उन्होंने उनकी पॉलिसी में इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसके लिए जो घोड़े हैं उनकी आपूर्ति, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। तो ऐसे ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी असीरियाई सभ्यता में, जिसमें एक इम्पोर्टेंट आपको जो राजा है, एक सेना नायक है, उसका नाम आपको याद रखना है, तिग्लैत-पिलेसर। और इसके सोर्स भी हमने बता दिया कि बाइबल, यूनानी ग्रंथ और राजकीय लेख और जो युद्ध अभियानों का विवरण जो हमें मिलते हैं राजकीय संग्रहालयों में। तो ये जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत श्योर हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो इसको आप अच्छे से समझिए, इसे रिवाइज़ कीजिए और इस वीडियो को स्टॉप करके इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी आप लिख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप इजीली आंसर लिख सकते हैं और अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।